हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि लिक्विड सॉल्यूशंस में वेपर प्रेशर किस तरह से वेरी करता है। अगर एक प्योर सॉल्वेंट ले और अगर उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है, उसके बेसिस पे हमने रोल्स लॉ देखा। लेकिन आज की वीडियो में देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड, कि जब लिक्विड में किसी सॉलिड सोल्यूट को मिक्स किया जाता है, यानी यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में है इसका मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमारे जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किस तरह से वेरी करेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसको क्वालिटेटिवली स्टडी करेंगे, फिर क्वांटिटेटिवली रोल्स लॉ के बेसिस पे इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक हमने क्लोज्ड जार लिया, एक नहीं बेसिकली दो लिया। एक में लिए प्योर सॉल्वेंट, ये क्लोज है इस तरह से। दूसरे में सॉल्यूशन लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया हुआ है, इस तरह से दो जार लिए। इसमें है प्योर सॉल्वेंट और इसमें है सॉल्यूशन फॉर्म, यानी सोल्यूट ऐड किया हुआ है। कैसा सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल। तो मान लेते हैं कि जो इसमें लिक्विड फिल था, इसमें सॉल्वेंट और इसमें सॉल्यूशन, तो उसकी इनिशियल ये वैल्यू थी, यहाँ तक फिल था। इनिशियली ये इन दोनों की वैल्यू ऐसे इक्वल थी, इक्वल अमाउंट में लिया था दोनों में ही। तो ये है हमारी इनिशियल वैल्यू। तो कुछ टाइम के बाद जब देखते हैं तो क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल है, तो क्या होगा कि ये वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा और इसका जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा। तो कुछ टाइम बाद, मान लो एक टाइम टी के बाद, दोनों का लेवल चेक किया गया तो हमारा जो लिक्विड सॉल्वेंट था उसका लेवल यहाँ पे था। ये इसका सरफेस के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए हमने कि ये लेवल इनिशियली यहाँ था, ये फिर यहाँ पे आ गया, यानी ये क्या है कि वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, ये लेवल आ गया। तो इसमें भी अगर ये दोनों ही इक्वल अमाउंट में वोलेटाइल होते तो इसमें भी ये लेवल आ जाता, लेकिन इसमें देखा कि इसका जो लेवल था वो थोड़ा इससे ऊपर था और यहाँ पे कुछ पार्टिकल ऐसे सोल्यूट के थे सॉल्वेंट पे, सॉरी सरफेस पे, इस तरह से। और इसमें जो वेपर्स थे वो कम थे, क्योंकि देखो कम लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से ही यहाँ पे पहुंचा है। इस केस में यहाँ से ये लेवल यहाँ पे पहुंच गया, तो ज़्यादा वेपर्स है, इसमें कम वेपर्स है। यहाँ पे है लेस वेपर्स और यहाँ पे है मोर वेपर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो जो वेपर्स है वो कम हो जाते हैं, वेपर्स कम हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। इसमें जो इस ऐसे होलो स्फीयर से दिखाया गया है ये है हमारी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, और सॉलिड स्फीयर से दिखाए हैं ये है सोल्यूट, जो हमारा सॉलिड सोल्यूट है उसके मॉलिक्यूल। तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, हमने ये देखा कि ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट की वजह से द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट molecules into vapor phase reduces। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वेपर फेज में जो जाने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है ड्यू टू सॉलिड सोल्यूट। ठीक है, पहले तो ये, और ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज
sum of solute particles occupy the position of solvent molecules in liquid surface. on सही रहेगा, on liquid surface। देखो इस केस में क्या है कि ये जो सरफेस है इस पे सारे ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, तो ये इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, मतलब कि ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि जो सरफेस है उस पे कुछ सोल्यूट के पार्टिकल है वो सॉल्वेंट की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कुछ जगह पे सोल्यूट के पार्टिकल आ जाते हैं, तो यहाँ से इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, इसलिए ये कम अमाउंट में वेपर्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। यानी कुल मिला के क्या हुआ कि अगर सोल्यूट को लिक्विड्स में ऐड किया जाता है तो जो वेपर प्रेशर है वह ओवरऑल कम हो जाता है। अब इसी को स्टडी करते हैं हम क्वांटिटेटिवली। रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रोल्स लॉ क्या, प्रीवियस वीडियो में हमने वोलेटाइल सोल्यूट के लिए रोल्स लॉ पढ़ा, इसमें देखेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स के लिए रोल्स लॉ किस तरह से चेंज होता है। देखो सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। रोल्स लॉ की जनरल इक्वेशन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, उसमें क्या कहता है ये, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्वेंट के केस में देख रहे हैं तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसके इक्वल होता है ये, हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जनरल इक्वेशन। अब इसमें क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है, तो हम इसमें देखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी कंडीशन के हिसाब से, तो हम लास्ट में हम जब निकालेंगे वो आएगा हमारा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, लास्ट में हम यहाँ तक पहुँचेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितने अमाउंट में वेपर प्रेशर कम हुआ इन दोनों कंडीशन में। तो देखो क्योंकि ये जो हमारा सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो हमारा सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, सोल्यूट का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि सोल्यूट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये इक्वल हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको अगर हम अपनी सेकंड इक्वेशन और जो लिखी है यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन की जगह हम ये लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस, वी कैन राइट वेपर प्रेशर ऑफ फ्रॉम 1 and 2, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट का तो कोई फर्क नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें पी नोट से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को x1 से और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल वेपर प्रेशर को PS, तो हम ऐसे लिख सकते हैं
PS total vapor pressure of solution is equal to mole fraction of solvent multiply by vapor pressure of solution in solvent in pure state। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इससे हम ये लिख सकते हैं PS by P नोट इज इक्वल टू x1। इधर जाके ये डिवाइड में हो गया। तो इससे क्या मतलब आया कि ये चीज तो जो है ये हमारी कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है, यानी हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। अगर यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन 0 है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0, यहाँ पे हो गया कंप्लीट 1। तो जब ये 0 था तो ये भी हमारा 0, और जब ये 1 है तो यहाँ इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? P नोट के इक्वल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमारा ग्राफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जब हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को प्लॉट करते हैं तब। अब हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में, और N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो हमारा सॉलिड सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम x1 ये लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये बन जाएगा हमारा PS बाय P नोट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। आगे स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों ही टर्म्स को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तक जाना है तो उसके लिए करेंगे ये सब्ट्रैक्ट ईच साइड फ्रॉम 1, 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस PS बाय P नोट, इधर 1 माइनस N1 बाय N1 प्लस N2। तो ये तो क्या हो गया, P नोट यहाँ पे एलसीएम, P नोट माइनस PS, ये हो जाएगा N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 माइनस N1, ये कैंसिल, ये बचा N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल है, यानी इसको हम x2 लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया P नोट माइनस PS बाय P नोट इज इक्वल टू x2। यहाँ पे जो हमारा ये याद रखना है, P नोट क्या था? प्योर सोल्वेंट का वेपर प्रेशर, और सॉल्यूशन का क्या हो गया? ओवरऑल कम हो गया। तो इसमें से इसको कम माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि इतने अमाउंट में वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस टर्म को ये बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो पूरी टर्म है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, तो ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग, की इसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम इसी चीज को अलग से भी एक डेफिनेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure of solution containing a non-volatile solute, containing a non-volatile solute is equal to mole fraction of solute in solution, यानी रिलेटिव लोअरिंग की जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है एक सॉल्वेंट में तो
तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितना कम हुआ, कितना वो कम हो गया, तो रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं और ये सोल्व भी करेंगे हम आगे। अब एक और बात कि जो रोल्स लॉ है और हमने पहले पढ़ा था हेनरी लॉ, उनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिससिमिलरिटी है, तो ये एक बार और देख लेते फिर न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ, उनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिससिमिलरिटी है, स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हमने जो रोल्स लॉ में क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या पढ़ा है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सब्सटेंस है ए, सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है, तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इन सॉल्यूशन, इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दिस इन प्योर स्टेट। ये रोल्स लॉ कहता है हमें। और हेनरीज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ बात करता है गैस इन सॉल्यूशन, सॉरी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की। हम ये वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में हेनरीज लॉ पढ़ चुके हैं। ये बात करता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, हमने पढ़ा था। ये कैसे क्या कहता है कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा इट इज इक्वल टू के एच तो एक हेनरीज कांस्टेंट है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये था हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, रोल्स लॉ, अगर आपने हेनरीज लॉ नहीं पढ़ा है तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख के आइए हेनरीज लॉ वाली। तो ये हमारा हेनरीज लॉ, ये हमारा रोल्स लॉ। तो इसमें तो ये चीज़ हमारी कांस्टेंट है, जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है वो एक गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XE। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। और यहाँ पे भी ये हेनरीज कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये गैसेस के केस में होता है, ये गैसेस के केस में, ये लिक्विड इन लिक्विड के केस में, तो ये क्या हो गया PA XE। तो ये इनकी सिमिलरिटी है कि दोनों में ही जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के। तो एक बार सिमिलरिटी लिख लेते हैं, एक बार डिससिमिलरिटी। तो इनकी जो सिमिलरिटी है वो क्या है, सिमिलरिटी ये है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस, हेनरीज लॉ के केस में गैस और रोल्स लॉ के केस में वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mole fraction, directly proportional to its mole fraction in solution। सॉल्यूशन फॉर्म में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया सिमिलरिटी। डिससिमिलरिटी क्या है, इनका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इनका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो इनकी डिससिमिलरिटी क्या है कि the two laws differs in proportionality constant। in Rolle's law के केस में क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट means PA नोट। एंड इन हेनरीज लॉ के केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू KH, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको,
हेनरीज कांस्टेंट, और ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटली, ये दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, तो ये हो गया हमारा रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ का कंपैरिजन कि क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या उनमें डिससिमिलरिटी। अब हमने जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ये इक्वेशन पढ़ी है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारा कुछ इस तरह से, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.11 mm। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज दिस। कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव लोवरिंग ऑन वेपर प्रेशर, यानी ये चीज फाइंड करनी है, इसको रिलेटिव लोवरिंग बोल रहे हैं हम, इसमें ये फाइंड करने हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PS, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली फाइंड करनी है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर हमारा सोलवेंट है, यहाँ पे शुगर सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है, तो ये यहाँ पे हमें x1 फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। अब देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस, यानी प्योर P नोट की वैल्यू गिवन है 17.51 mm एट 293 केल्विन। P नोट की वैल्यू गिवन है। आगे है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर गिवन है, यानी सिर्फ P नोट माइनस PS, ये चीज गिवन है 0.0614 mm। ठीक है, अब ये दो चीज गिवन, हम बाकी सारी चीजें निकाल लेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट टर्म है उसमें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालनी है हमें। ये गिवन है 0.0614, ये गिवन है 17.51। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये भी mm, आंसर आएगा वो यूनिट लेस होगा 0.00351। ये आ गया हमारा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की, इतना जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया एज कम्पेयर टू प्योर सोलवेंट से। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है PS की वैल्यू। अब हमें ये गिवन है P नोट माइनस PS है वो है 0.0614, ये वैल्यू भी गिवन है 17.51। यहाँ से हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो PS की वैल्यू आ जाएगी 17.51 माइनस 0.0614। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 17.4468 mm। तो ये आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। थर्ड पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। तो हम पहले ये निकाल दें, क्योंकि हमें इतना पता है कि ये जो वैल्यू है हमारी ये x2 के इक्वल होती है। x2 क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, क्योंकि सोल्यूट यहाँ पे शुगर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अब वो क्या है, शुगर। तो ये चीज हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू ये है, यानी x2 की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 0.00351। ये हमारी x2 की वैल्यू होगी। अब हमें x1 निकालना है, तो x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस x2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस x2। तो 1 माइनस x2 वैल्यू 0.00351। Then we will solve it, it comes out to be 0.99649। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेसिस पे। ये एनसीईआरटी का तो नहीं है, लेकिन एक न्यूमेरिकल है जो प्रदीप की बुक का है, जो प्रदीप की बुक होती है उसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस तरह से अब नेक्स्ट हम करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।